रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई देश का वो सजग प्रहरी जो देश के फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है। देश में सिक्के और नोट जारी करना, नकली नोटों को रोकने के इंतजाम करना, बैंकों की निगरानी करना, महंगाई को काबू में रखना और अर्थव्यवस्था की सेहत का ख्याल रखना। और हमारी और आपके घर और कार की ईएमआई कितनी रहेगी, ये सब काम आरबीआई संभालता है। इसलिए आरबीआई जब कोई बात कहता है तो देश के लिए, देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए काफी मायने रखने वाली बात होती है। अब आरबीआई ने जारी की है 318 पन्नों की अपनी सालाना रिपोर्ट। ये रिपोर्ट एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, आगे कैसी चलेगी और पटरी पे उतरी तो क्या कदम उठाए जाएंगे। ये रिपोर्ट आम लोगों से लेकर बिजनेसमैन, बैंकों और निवेशकों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। आज के खर्चा पानी में हम आरबीआई की इस सालाना रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। इसमें एक खास बात है, नकली नोट। इस पर आरबीआई ने बड़ी मौजू टिप्पणी की है। नकली नोटों को लेकर बात करेंगे, जानेंगे कि नकली नोट क्यों बढ़ रहे हैं, नोट छापने की लागत कितनी बढ़ी है और इसके अलावा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के इंटरव्यू के हाइलाइट्स भी आज जानेंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर ही उन्होंने क्या तस्वीर पेश की है अपने एक भाषण में। 29 मई को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक सालाना जलसे में वो शामिल हुए और कुछ जो तस्वीरें पेश की उन्होंने वो थोड़ी चिंता तो जताने वाली हैं। तो इन सब पे बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि नया महीना शुरू होने वाला है, क्या बड़े बदलाव देखने होंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, Higher and Sonata. Where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. 29 मई की तारीख दिन गुरुवार भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की अपनी सालाना रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में देश के फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर तमाम जरूरी बातों को काफी विस्तार से रखा गया है। देश की अर्थव्यवस्था, ब्याज दर, महंगाई और देश में नकली नोट के बढ़ते चलन को लेकर कई अहम बातों का जिक्र है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई ने क्या कहा है उससे। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जो चल रहा है, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम भी दुरुस्त है। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में भारत की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। जीडीपी वाली बात को छोड़ दें तो आरबीआई ने एक सुखद तस्वीर पेश की है। सेंट्रल बैंक ने आर्थिक ग्रोथ में तेजी के पीछे की वजहें भी बताई हैं। उन कारणों को जान लेते हैं। पहला कारण क्या है? कारण है कि लोग खूब खर्च कर रहे हैं, यानी निजी खपत में बढ़ोतरी हो रही है। कारण नंबर 2, बैंकों और प्राइवेट कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत है। कारण नंबर 3, सरकार का पूंजीगत व्यय यानी बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ा है। कारण नंबर 4, बेहतर मानसून से कृषि क्षेत्र को फायदा पहुंचेगा। आरबीआई ने कुछ सीख भी दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात का भी डर है कि फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ छिटपुट प्रकरण ऐसे भी हो सकते हैं जिससे फाइनेंशियल मार्केट में उठापटक भी दिखेगी। कैसे प्रकरण? आरबीआई का मानना है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन, दुनिया भर में टेंशन चल रही है और ट्रेड वॉर जो अमेरिका का चल रहा है उसके चलते अर्थव्यवस्था को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर न पड़े। इसलिए इस तरह के मामलों से निपटने के लिए बैंकों को अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ये वो फ्रेमवर्क है जो वित्तीय संस्थानों को आर्थिक खतरों को भांपने और उनसे निपटने के लिए तैयार करता है। कोई डिवाइस नहीं है, एक्सपर्ट लोगों की टीम है जो पॉलिसी लेवल के निर्णय लेती है। अब आरबीआई की सालाना रिपोर्ट पे वापस आए तो भारत को लेकर कुछ सुखद अनुमान भी जताए गए हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तेजी से विस्तार होगा। मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए चल रही पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा फायदा हो रहा है। यानी पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो जितना उत्पादन करिए उतना फायदा उठाइए, वैसे वाली स्कीम है। अब यह भी कहा गया है कि सरकार के नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से मेक इन इंडिया को मजबूती मिल रही है। वहीं इस रिपोर्ट में निर्यात क्षेत्र व्यापार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी कही हैं। आरबीआई का कहना है कि भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर मजबूत रहेगा। कारण यह है कि भारत ने 14 फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी एफटीएस और 6 तरजीही व्यापार समझौतों यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स में हिस्सा लिया है। इन समझौतों से भारत को अन्य देशों के साथ ट्रेड करने में आसानी होती है। आरबीआई ने महंगाई पर अपना नजरिया देते हुए कहा कि सप्लाई चेन में सुधार, दुनिया में कमोडिटी कीमतों में कमी और मानसून बढ़िया रहने से महंगाई काबू में आई है।
आरबीआई ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में रिटेल महंगाई दर 5.4% थी, जबकि वित्त वर्ष 2025 के दौरान रिटेल महंगाई दर 4.5% यानी 4.6% टू बी प्रिसाइज पर आ गई थी। आरबीआई को लगता है कि मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख जारी रहेगा। 2025-26 में महंगाई लगभग 4% के आसपास रहेगी। ये तय लक्ष्य 4% ±2% के भीतर ही है। अब आप पूछेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है? इसका मतलब यह है कि समय के साथ चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं। मुद्रास्फीति का जो मूल मतलब है, इसका मतलब है कि आपकी जेब में जो पैसा है उससे आप पहले की तुलना में कम चीजें खरीद सकते हैं। ऐसे समझिए कि आप पहले 100 रुपए में 1 किलो आलू खरीदते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उसी 1 किलो आलू की कीमत 120 रुपए हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आलू की कीमत बढ़ गई है। इस तरह से मुद्रास्फीति का उदाहरण है। अब ये गिर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि चीजें सस्ती हो रही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि चीजों के महंगे होने की दर कम हो गई है। महंगाई फिर भी है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ब्याज की दरों को लेकर भी इशारा किया है। कहा है कि इस साल फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। बैंक ने संकेत दिया है कि महंगाई काबू में है, इसलिए आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आगे भी कर्ज सस्ता हो सकता है। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2025 में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में सुधार हुआ है। इसका मतलब यह है कि बैंकों के पास लोन बांटने के लिए पर्याप्त पैसा आया है। बता दें कि रेपो रेट वो दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत में जो आरबीआई है, वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। अब आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के दौरान डिजिटल भुगतान में मात्रा के हिसाब से 35% और मूल्य के हिसाब से 18% का इजाफा हुआ है। कहा गया है कि यूपीआई से लेन देन के मामले में भारत दुनिया में पहले नंबर पे है। अब इस रिपोर्ट में आरबीआई ने अपनी बैलेंस शीट के बारे में भी बात की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय बैंक की वित्त वर्ष 2025 की बैलेंस शीट पिछले वर्ष के 70.47 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 8.2% बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इस अवधि के दौरान आरबीआई की इनकम में 22.7% और खर्च में 7.7% का इजाफा हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में आरबीआई का सरप्लस 2.1 लाख करोड़ रुपए की तुलना में 2025 में बढ़कर 2.68 लाख करोड़ रुपए रहा है। आरबीआई ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़ा है। आरबीआई ने कहा है कि जो पिछला वित्त वर्ष है उसमें करीब 57 टन सोना खरीदा है और गोल्ड रिजर्व बढ़ के 880 टन पहुंच गया है। अब आरबीआई के सोने के भंडार का कुल मूल्य जानते हैं, जो 57% बढ़ा है, 4.32 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अब यह तो अर्थव्यवस्था की एक अच्छी तस्वीर हो गई, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट से कुछ गंभीर स्थितियां भी सामने आती हैं। अपनी इस रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा है कि देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले घटे हैं, लेकिन धोखाधड़ी की कुल रकम 3 गुना बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट में 1 लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले में शामिल किए गए हैं। इन्हें देखें तो वित्त वर्ष 2024-25 में बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के कुल 23,953 मामले सामने आए। ये मामले इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 34% कम रहे। ये तो कम थे, लेकिन जो बीता वित्त वर्ष है उसमें 36,014 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। ये उसके पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा रहा था। आरबीआई ने कहा कि धोखाधड़ी के अधिकांश मामले डिजिटल भुगतान से जुड़े हुए हैं। अगली बुरी खबर फर्जी नोटों से जुड़ी है। स्थिति ऐसी कि एक भारी मात्रा में नकली नोट हमारे बीच सर्कुलेशन में मौजूद हैं, ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं। और कौन से नोट होंगे ये? 500 रुपए के नोट। आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में करीब 37% बढ़ोतरी आई। इस दौरान सबसे ज्यादा 500 के नकली नोट पकड़े गए। 2024-25 में 500 के कुल 1.18 लाख नकली नोट पकड़े गए। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में 500 के कुल नकली नोट जो थे वो 85,711 थे। 100 रुपए के 51,069 नोट, 200 रुपए के 32,660 नोट पकड़े गए। 2,000 रुपए के 3,508 नकली नोट पकड़े गए थे। लेकिन आरबीआई को यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग मिल गई थी। आरबीआई का कहना है कि अगर सारे डिनोमिनेशन के नोटों को मिला दें, फर्जी नोटों को मिला दें, तो 2024-25 में पकड़े गए कुल नकली नोटों में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कमी आई है। कहना ऐसा है कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल नकली नोटों की संख्या 2.18 लाख थी, जबकि 2023-24 में उसके पिछले वाले में नकली नोटों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी, यानी 2.23 लाख थी। लेकिन अभी के सबसे बड़े नोट के फर्जी वर्जन बढ़े हैं, यानी
500 का नोट जो सबसे बड़ा होता है। ऐसे में आपको साल 2016 में ले चलते हैं, जब पूरे देश में नोटबंदी करने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि इससे नकली नोटों के इस्तेमाल पर लगाम लगेगी। लेकिन आरबीआई की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि अब भी बड़ी तादाद में नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में दावे बनाम सच्चाई के अंतर को कैसे देखें? साल 2024 के नवंबर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कुछ आंकड़े साझा किए थे। इसके मुताबिक आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में 500 रुपए के नकली नोटों में 300% का इजाफा देखा। और ऐसा हुआ क्यों? जानकार कहते हैं कि 2000 रुपए का नोट छपना बंद हो चुका है, इसलिए सबसे बड़े नोटों में 500 का नोट ही सबसे बड़ा है, इसलिए छोटे और बड़े दोनों तरह के लेन देन के लिए काफी पॉपुलर है। ये दुकानों, बाजारों और रोजमर्रा के लेन देन में सबसे ज्यादा चलता है, इसलिए नकली नोट बनाने वाले इसे टारगेट करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल 500 रुपए के नोट चलन में सबसे ज्यादा है। कुल नोटों में मात्रा के 500 के नोटों का हिस्सा जो है वो 40.9% है और मूल्य के हिसाब से 46% है। यानी 100 नकली नोट हैं, 100 नोट हैं अगर सर्कुलेशन में, तो उसमें 41 के आसपास नोट 500 के होंगे। और मान लीजिए 1000 रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं, तो उसमें 8600 रुपए का आसपास जो कंट्रीब्यूशन है, तो 10,000 रुपए में से वो है 500 के नोट का। ऐसे इस संख्या को डिकोड करिए। वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, वो बीबीसी से बताते हैं कि जाली नोटों के कारोबार में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। करीब 3 साल पहले 500 रुपए का एक जो नोट छपता था, उसमें आरबीआई के 2.5 से 3 रुपए लगते थे। बाकी जो बचा पैसा है 497 रुपए के आसपास मान लीजिए, तो वो गया सरकारी कोष में। अब 500 रुपए का जो जाली नोट है, उसको बनाने में 10 रुपए भी अगर खर्च हुए, ज्यादा खर्च हुए, तो भी नकली नोट छापने वालों को 490 रुपए का फायदा होता है। कहीं बैंक में नहीं गया वो 490 रुपया, वो सीधे फर्जीवाड़े करने वालों के जेब में गया। अब नोट छापने की लागत में कागज, स्याही, सुरक्षा फीचर्स और प्रिंटिंग प्रक्रिया का खर्च शामिल होता है। हालांकि आरबीआई ने स्थिति से निपटने के लिए नए सुरक्षा फीचर्स वाले 500 रुपए के नोट जारी किए हैं। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड या सुरक्षा धागा जो होता है, गुप्त छवि, माइक्रो लेटरिंग, सील और पहचान चिन्ह जोड़े हैं। जानकारों के मुताबिक नए नोटों में उन्नत सुरक्षा फीचर्स जैसे माइक्रो टेस्ट, रंग बदलने वाली स्याही का इस्तेमाल हो रहा है, इससे लागत बढ़ रही है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में जो इस बार आई है, खुलासा हुआ है कि पिछले 5 सालों में करेंसी नोटों की छपाई की लागत में करीब 59% की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2021 में नोटों की छपाई पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में जो नोट छापने की लागत थी वो 25% बढ़कर 6372.8 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछला साल जो 23-24 का बीता है वित्त वर्ष, उसमें 5101.4 करोड़ रुपए थे। जाहिर है कि कुल छपाई लागत में 500 रुपए के नोटों का बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि ये प्रचलन में सबसे ज्यादा है। 24-25 के दौरान बैंक नोटों के चलन में मात्रा और मूल्य दोनों में क्रमशः 6% और 5.6% की वृद्धि देखी गई थी। इस खबर में इतना ही, लेकिन अर्थव्यवस्था का तापमान बताती है एक और खबर जिसका जिक्र करते हैं। आपने देश की अग्रणी संस्था नीति आयोग का नाम जरूर सुना होगा। यहाँ के वाइस चेयरपर्सन है सुमन बेरी। 29 मई को दिल्ली में उद्योग संगठन CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सालाना बिजनेस समिट में कुछ कड़वी बातें कहे गए, जैसे G20 देशों में भारत की लेबर प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। भारत की लगभग 44% आबादी आज भी खेती में लगी है। श्रम उत्पादकता और वास्तविक आय में बढ़ोतरी लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही है। इस वजह से लोग सरकारी नौकरियों की आस लगाकर बैठे हुए हैं। अब समय आ गया है कि लोग खेती से निकलकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ बढ़ें। 2047 तक भारत को विकसित देश बनना है, तो इसके लिए देश को नई तकनीक अपनानी होगी, खुद की इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा और स्किल डेवलपमेंट पे जोर देना पड़ेगा। भारत की मझोली कंपनियों को ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ना होगा। कुछ गिने चुने देशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। अब जाते जाते 1 जून से होने वाले कुछ बड़े बदलावों की बात कर लेते हैं। ये बातें आपकी काम की हैं, इनमें से कुछ बातों को सीधा कनेक्शन आपके बटुए से है। उदाहरण के लिए 1 जून से आपकी सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़े कुछ जरूरी बदलाव। सबसे पहले बात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की। 1 जून से EPFO अपग्रेडेड EPFO 3.0 सिस्टम शुरू करेगा। इससे PF निकालना काफी आसान होने वाला है। अगले महीने EPFO ATM की तरह EPFO के लिए कार्ड भी लॉन्च करने जा रहा है, जिससे PF खाते से पैसा निकालना आसान होगा। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स हैं, जैसे आधार डिटेल्स को ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट करने की अंतिम तारीख 14 जून है। इसके बाद ऑनलाइन अपडेट के लिए 25 रुपए और आधार केंद्रों पर अपडेट के लिए 50 रुपए का शुल्क लगेगा। फिक्स डिपॉजिट यानी FD ब्याज दरों में भी काफी बदलाव हुआ है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने FD पर ब्याज दरें कम कर दी हैं। 1 जून 2025 से बैंक 3 करोड़ रुपए की
कम जमा रकम पे 4% से 8.4% तक का ब्याज देगा। ये था आज का खर्चा पानी। लिखा साथी प्रदीप ने, मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे प्रशांत। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।